दोस्तों आपने स्त्री मूवी तो देखी होगी जिसके अंदर एक चुड़ैल को दिखाया गया जो अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मर्दों को उठाती है। आज की कहानी ठीक इसी कहानी से रिलेटेड है। आज की कहानी में एक ऐसे दुल्हन की कहानी है जिसकी सुहागरात अधूरी रह गई और वही वो अपनी अधूरी सुहागरात को पूरा करने के लिए उसकी आत्मा जो है वो भटक रही है, जहाँ पे उसको तलाश है नौजवान लड़के की। पर इस दुल्हन की कहानी इतनी फेमस होने की वजह से कोई भी लड़का रात के समय में उसके एरिया के आसपास भी नहीं भटकता। घर वाले अपने लड़कों को रात में उस तरफ जाने ही नहीं देते, जिस वजह से उस दुल्हन के चंगुल में आज तक कोई लड़का नहीं फंसा। कहते हैं कि भूतों का एक दायरा होता है, उसके बाहर वो जा नहीं सकते। ठीक उसी तरह से इस दुल्हन का भी एक दायरा है, वो है उसका घर। वो अपने घर से बाहर निकलकर नहीं जा सकती, जिस वजह से बाहर के किसी भी शख्स को वो अपने पास बुला नहीं पाई। लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है कि उसके चंगुल में एक लड़का फंस ही जाता है। अब क्या होता है उस लड़के के साथ और कौन है वो लड़का और वो कैसे उस बंगले के अंदर जाता है, ये हम आगे की कहानी में देखते हैं। तो शुरू करते हैं दुल्हन की अधूरी सुहागरात। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बड़े शहर से, जहाँ पे रमेश नाम का लड़का अपने गांव से दूर आकर इस बड़े से शहर में नौकरी कर रहा होता है। रमेश 23 साल का होता है और बहुत ही होनहार लड़का होता है। वो अपने काम से, अपने जॉब से बहुत ही ज़्यादा वफादार होता है। अपने माँ बाप को गरीबी से निकाल कर वो एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है, जिस वजह से वो बाहर रहकर जॉब कर रहा है। अब जैसे कि रमेश की उम्र जो है वो 23 साल की हो चुकी है। उसके घर वाले उसके लिए शादी के लिए लड़की देख रहे हैं। जैसा कि गांव में 23 या 24 साल का लड़का होने के बाद उसकी शादी के लिए लड़की देखी जाती है। गांव में लड़कों की उम्र ज़्यादा होने नहीं देते, उनके उम्र से पहले ही उनकी शादी करा देते। ठीक उसी तरह से रमेश के लिए भी एक लड़की पसंद की होती है उसके घर वालों ने। रमेश को तार के ज़रिए उस लड़की का फ़ोटो भी भेजा जाता है। रमेश उस लड़की का फ़ोटो देखता है, उसे लड़की काफ़ी पसंद आती है। अब यहाँ पे जॉब भी अच्छा लग गया है, ज़िंदगी भी अच्छी चल रही है, तो शादी करने में कोई हैरत नहीं। जिस वजह से वो अपने घर वालों को तार लिखता है कि मुझे लड़की पसंद है और मैं बहुत ही जल्द घर वापस आ रहा हूँ। यहाँ पे रमेश जब वो अपने ऑफिस में छुट्टियों की अर्जी देकर अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो स्टेशन पे आता है उसे पता चलता है कि उसके दिन में जो ट्रेन थी वो कैंसिल हो चुकी है। अब उसे गांव जाने के लिए एक रात की ट्रेन है जो पूरी रात सफ़र करके उसके गांव पहुंचेगी। अब रमेश के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो रात की ट्रेन पकड़ लेता है, साथ में अपने खाने का टिफ़िन। अब ऐसे में ट्रेन जो वो रात में चल पड़ती है। ट्रेन के बाहर घनघोर अंधेरा होता है। यहाँ पे सिर्फ ट्रेन के इंजन की आवाज़ ही आ रही है। देर रात का समय होने की वजह से डिब्बे में ज़्यादातर लोग जो वो सो रहे थे। रमेश को भूख लगती है, वो अपना टिफ़िन खोलता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि मैं पानी की बोतल लाना भूल गया। अब वो ये सोचता है कि नेक्स्ट स्टेशन पे जहाँ पे कहीं ट्रेन रुकेगी वहाँ से वो उतर के वहाँ पे पानी की बोतल लेगा या फिर कहीं चाबी से पानी की बोतल भरेगा। इसलिए वो नेक्स्ट स्टेशन का इंतज़ार करता है। अब ऐसे में ट्रेन जो है एक ऐसे सुनसान स्टेशन पे रुक जाती है। हालांकि उस स्टेशन पे उस ट्रेन का रुकने का कोई भी स्टॉप नहीं था, लेकिन आगे कुछ तकनीकी कारणों की वजह से ट्रेन जो वो उस स्टेशन पे रुक जाती है। लेकिन रमेश को ये बात पता नहीं थी। रमेश के पास एक खाली पानी की बोतल थी, वो उसे लेकर ट्रेन से उतर जाता है और उधर पानी की तलाश में ट्रेन के स्टेशन पर देखता है। लेकिन ट्रेन का स्टेशन इतना सुनसान था कि उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। देर रात का समय होने की वजह से ट्रेन से भी बाहर कोई नहीं था। अब ऐसे में रमेश को एक छोटा सा पानी का नल दिखता है। रमेश उसकी ओर जाता है कि वहाँ पे पानी मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही वो बोतल नल के नीचे लगाता है पता चलता है कि पानी उसमें है ही नहीं। अब रमेश जो वो यहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि उसे पानी की सख्त ज़रूरत है। तभी उसकी नज़र स्टेशन के बाहर रखे हुए पानी के हंडे पे जाती है। वो सोचता है कि ज़रूर इस पानी के हंडे में तो पानी रहेगा ही। भले ही रात में कोई यहाँ पे नहीं है, लेकिन दिन में ना कोई तो आता ही होगा जिसने यहाँ पे पानी का हंडा भर के रखा हो। इसलिए रमेश अपनी खाली पानी की बोतल लेकर उस हंडे के पास चला जाता है। रमेश उस हंडे को ऊपर से देखता है, उसके अंदर पानी था। रमेश भगवान का शुक्र अदा करता है और पानी जो है वो अपनी बोतल में भरने लगता है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि उस ट्रेन का स्टॉप उस स्टेशन पे नहीं था और रमेश जो वो लगभग स्टेशन से बाहर आ चुका था पानी भरने के लिए। और उसी वक्त ट्रेन के इंजन का हॉर्न बजना है। इसका मतलब कि ट्रेन अभी निकलने वाली है। अब जैसे कि उस ट्रेन का उस स्टेशन पे स्टॉप ना होने की वजह से ट्रेन जो है वो बहुत ही जल्दी में स्पीड पकड़ लेती है। रमेश ट्रेन का हॉर्न सुनते हुए अपनी अधूरी भरी हुई बोतल लेकर वैसे ही ट्रेन की ओर भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक से रमेश का पैर फिसल के वो नीचे गिर जाता है। रमेश के घुटने को चोट लगी, जिस वजह से वो ठीक से अभी चल भी नहीं पा रहा था।
और देखते ही देखते ट्रेन जो है वो उसकी आंखों के सामने से निकल जाती है। अब रमेश उन सुनसान से स्टेशन पे अकेला खड़ा है। रमेश को बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है क्योंकि उसकी बैग जो थी वो ट्रेन के साथ ही चली गई। हालांकि बैग के अंदर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट सामान नहीं था, इसलिए रमेश उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। ठीक है, मैं अभी कल सुबह की अगली ट्रेन से गांव वापस जाऊंगा। ये सोचकर रमेश जो वो उसी स्टेशन के एक छोटे से चौराहे पे बैठ जाता है। अपनी जो चोट लगी होती है उस चोट के ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर उसे अपने रुमाल से बांध देता है। अब रात के 2:30 बज चुके थे। रमेश को भूख लगी थी, लेकिन वो भूख से ज़्यादा इस बात से परेशान था कि उसकी ट्रेन मिस हो गई। अब यहाँ पे रमेश ये सोचने लगा कि मेरे घर वाले सोच रहे होंगे कि मैं सुबह की ट्रेन से वापस आऊँगा, लेकिन अगर मैंने उन्हें इत्तला नहीं दिया तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। ये सोचकर वो स्टेशन से बाहर निकलता है कि कहीं किसी के घर पे अगर टेलीफोन होगा तो मैं उस टेलीफोन के ज़रिए मेरे घर वालों को बता सकता हूँ। बस यही सोचकर रमेश जो है वो स्टेशन से बाहर निकलने लगता है। पूरा सुनसान सा सड़क, काला अंधेरा, जहाँ पे रमेश के पैरों की आवाज़, उसी के साथ साथ अंधेरे कीड़ों की आवाज़। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी दिशा में चले जाए। रमेश धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वो आसपास कहीं देख रहा होता है कि कहीं उसे कोई एक आध घर नज़र आए जहाँ पे जाकर वो लोगों से हेल्प मांग सके। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे सन्नाटे की आवाज़ और भी ज़्यादा हो रही थी। पूरा सुनसान सा इलाका था, ना आगे ना पीछे, ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। जाहिर सी बात है कि गांव में रात में 9 बजे ही लोग अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे तो रात के 2:30 बज चुके हैं। अब रमेश जो है वो अपने घर वालों को किसी तरह से इत्तला देना चाहता है ताकि घर वाले परेशान ना हो। तभी रमेश की नज़र एक बड़े से हवेली पे पड़ती है और जिसके अंदर रोशनी जल रही है। रमेश को लगता है कि रात के 2:30 बज चुके और अभी भी हवेली के अंदर रोशनी है, मतलब कि हवेली में अभी तक कोई ना कोई जाग रहा है। और इतनी बड़ी हवेली है तो इस हवेली के अंदर फ़ोन तो ज़रूरी होगा। वो उस हवेली की ओर चलने लगता है। जैसे जैसे वो हवेली की ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे हवेली की एक एक कमरे की लाइट्स जो वो ऑन होती जा रही थी। यानी कि ऐसे लग रहा था कि वो हवेली रमेश को देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। वो इस तरीके से लग रहा था कि जैसे कि रमेश को वो अपनी ओर बुला रही है। जैसे जैसे एक एक कमरे की लाइट्स ऑन होती रही रमेश को लगने लगा कि घर के अंदर काफ़ी लोग हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई उसकी हेल्प तो ज़रूर कर लेगा। रमेश धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। रमेश हवेली के गेट पे पहुंच जाता है। वो गेट का दरवाज़ा खोल देता है। बहुत ही आसान तरीके से गेट का दरवाज़ा खुल जाता है। रमेश थोड़ा सा हैरान हो जाता है पर वो ज़्यादा नहीं सोचता। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वो हवेली के मेन डोर पे आ जाता है जहाँ पे वो हवेली के दरवाजे के ऊपर हाथ मारकर कोई अंदर है क्या ऐसी आवाज़ लगाता है। तभी अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की हवेली का दरवाज़ा खोलती है। उस लड़की की खूबसूरती इतनी थी कि शायद ये कोई भी आदमी अगर उसे एक बार देख ले तो उसके मोह में आ जाए। वो आज भी उसी दुल्हन के जोड़े में थी। सर से लेकर पाँव तक वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। रमेश कुछ देर तक उसकी ओर देखता रह गया और ये दुल्हन रमेश की ओर सर से पाँव तक देखती रही। वो बहुत खुश हो गई क्योंकि उसने इतने सालों बाद किसी मर्द को देखा। रमेश अपने आप को होश में लाते हुए वो उसे कहता है कि मुझे आपसे थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है। मेरी यहाँ से ट्रेन मिस हो चुकी है और मुझे मेरे घर वालों को इत्तला करना है कि मैं आज रात की ट्रेन से नहीं आ रहा हूँ। मैं कल सुबह की ट्रेन जो भी पहले मिलेगी उससे मैं गाँव वापस आ जाऊँगा। अगर आपके पास कोई फ़ोन है तो मैं एक फ़ोन करना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पे ये दुल्हन इसकी ओर बस देख ही रही थी और बस देखकर उसकी ओर मुस्कुराती है और पीछे हटकर एक हाथ से उसे अंदर आने के लिए कहती है। रमेश को ये सब चीज़ें बहुत ही अजीब लगी पर यहाँ पे रमेश भी उसकी खूबसूरती के आगे और ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा था। रमेश अंदर चला जाता है और ये दुल्हन भी रमेश के पीछे पीछे आने लगती है। रमेश अंदर आकर एक सोफ़े के ऊपर बैठ जाता है। वो दुल्हन से कहता है कि मुझे एक टेलीफ़ोन करना है, क्या आपके पास टेलीफ़ोन है? दुल्हन टेलीफ़ोन की ओर इशारा करती है। रमेश उठता है और टेलीफ़ोन की ओर जाने लगता है, लेकिन दुल्हन की नज़रें जो है वो रमेश के ऊपर ही थी। अब यहाँ पे रमेश को काफ़ी अजीब लग रहा था क्योंकि वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है। जिस तरीके से रमेश घर के अंदर देख रहा था उससे ऐसे लग रहा था कि उस घर के अंदर उस दुल्हन के अलावा और कोई नहीं है। एक सुंदर सी लड़की अकेले इतने बड़े महल में क्या कर रही है? रमेश के दिमाग में ये बात तो आती है, लेकिन एक खूबसूरत दुल्हन की ओर देखने की वजह से वो इस चीज़ों को इग्नोर कर देता है। वो टेलीफोन उठाता है और अपने गांव का एक नंबर डायल करता है।
लेकिन यहाँ पे भी रमेश की किस्मत खराब। उसके गांव में कोई भी उसका फ़ोन नहीं उठाता। रमेश सोचता है शायद देर रात होने की वजह से सब लोग सो गए होंगे और अभी कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। वो सुबह का इंतज़ार करता है कि सुबह मैं फ़ोन करूँगा। वो पीछे मुड़ता है उस खूबसूरत दुल्हन की ओर, लेकिन यहाँ पे रमेश जो वह काफ़ी डर जाता है क्योंकि दुल्हन ठीक उसके पीछे ही खड़ी थी, उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। रमेश यहाँ पे थोड़ा सा डर तो जाता है, पर रमेश ने आज तक किसी भी खूबसूरत लड़की को इतने नज़दीक से नहीं देखा था। यहाँ पे रमेश का भी पैर जो वो थोड़ा थोड़ा फिसल रहा था। रमेश का क्या, कोई भी हो जो इतनी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद तो पैर तो फिसलेगा ही। तो रमेश कोई बहुत ही बड़ा विद्वान नहीं था, लेकिन फिर भी रमेश के अंदर थोड़ी सी इंसानियत बाकी थी। वो वहाँ से हटकर उस दुल्हन से दूर जाकर बैठ जाता है। वो दुल्हन से कहता है कि मेरे गांव में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, मैं हवेली के बाहर इंतज़ार करता हूँ, मैं सुबह आकर फ़ोन कर लूँगा। अब यहाँ पे दुल्हन जो वो अपनी मुंह से आवाज़ निकालती है। रमेश के जाने की बात होते ही दुल्हन को ये सहन नहीं होता। वो रमेश को बहुत ही मधुर आवाज़ में कहती है कि रुकिए। रमेश उसकी उतनी सी आवाज़ सुनकर दंग हो जाता है। इतनी खूबसूरत आवाज़, जितनी वो खूबसूरत दिख रही है उतनी ही उसकी खूबसूरत आवाज़ है। रमेश वहीं रुक जाता है। वो रमेश से कहती है कि आप सुबह तक बाहर कहाँ इंतज़ार करेंगे, आप यहीं रुकिए, जैसे ही सुबह हो जाएगी आप अपने घर वालों को फ़ोन मिलाइए। अब इतनी खूबसूरत आवाज़ के सामने रमेश कुछ बोल ही नहीं पाया। वो वहीं पे नीचे बैठ गया और सुबह का इंतज़ार करने लगा। वो दुल्हन एक ही जगह खड़े होकर बस रमेश को देखे जा रही थी। रमेश ने दुल्हन से पूछा कि क्या इस हवेली में आपके अलावा और कोई नहीं है? तो दुल्हन ने बताया कि मेरे साथ पूरा ख़ानदान था यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे कोई नहीं है। मैं पिछले 40 साल से यहाँ पे अकेली रह रही हूँ। अब यहाँ पे दुल्हन इनडायरेक्टली रमेश को हिंट दे रही है कि वो इंसान नहीं है, पर यहाँ पे रमेश का दिमाग चल ही कहाँ रहा है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि 40 साल से ये लड़की यहाँ पे, जबकि इस लड़की की उम्र तो कोई 20-22 साल लग रही है, पर फिर भी रमेश के दिमाग की ट्यूब नहीं जलती। यही तो होता है कि बाबू भैया लड़की का चक्कर। अब ऐसे में दुल्हन रमेश से कहती कि आपको अभी आराम करना चाहिए, यहीं से ऊपर एक कमरा है, वहाँ पे जाकर आप आराम कर सकते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि रमेश जैसे उस दुल्हन की हर बात मान रहा है। वो उठता है और कमरे की ओर जाने लगता है। दुल्हन भी उसके पीछे पीछे कमरे की ओर जा रही थी। तभी अचानक से रमेश की नज़र जो है वो एक शीशे की ओर गिरती है जो ठीक उसके सामने था। अब रमेश तो चल रहा है, लेकिन उसके पीछे दुल्हन नज़र नहीं आ रही है। वो पीछे मुड़कर देखता है, दुल्हन तो वहाँ पे खड़ी है, पर जैसे ही वो आगे शीशे में देखता है वहाँ पे उसको दुल्हन नज़र नहीं आती। अब यहाँ पे रमेश जो वो थोड़ा थोड़ा होश में आने लगता है। उसे वही बात याद आती है कि 40 साल से मैं यहाँ पे अकेले रह रही हूँ। इतनी सुनसान सी हवेली, इतनी रात को ये दुल्हन के जोड़े में क्या कर रही है? 40 साल से वो इस महल में रह रही है, लेकिन उसकी उम्र 20-22 से ऊपर नहीं लग रही है। जो कि रमेश एक काफ़ी होशियार लड़का था, तो वो उस दुल्हन के बहकावे से बहुत ही जल्द बाहर आ जाता है और उसको ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगता कि ये कोई ना कोई छलावा है। लेकिन रमेश यहाँ पे काफ़ी होशियारी दिखाता है। वो पीछे मुड़कर दुल्हन से कहता है कि मैं एक गिलास पानी पीना चाहूँगा। दुल्हन उसकी ओर देखकर मुस्कुराती है और उसे कहती है कि मैं अभी लेकर आती हूँ। अब यहाँ पे उस दुल्हन को दिखाना नहीं है कि वो एक भूत है। वो चलते हुए किचन की ओर जाती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि दुल्हन ने हवेली का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। रमेश इसी मौके का फ़ायदा उठाता है और जल्द से जल्द वो उस महल से बाहर निकल कर आ जाता है। और वो बाहर निकल कर आने के बाद गेट से बाहर आकर वो हवेली की ओर देखता है। तभी वो दुल्हन पानी का गिलास लेकर महल के छत पे खड़ी थी, जो रमेश से कहती कि आओ, तुमको पानी पीना था। रमेश की ये सब चीज़ें देखकर तो रमेश की फटी जाए, वहाँ से बहुत ही तेज़ से भागना शुरू करता है। अब वो स्टेशन पे भी जाना नहीं चाहता क्योंकि स्टेशन से नज़दीक ही वो हवेली है। इसलिए रमेश उस हवेली की दूसरी ओर भागने लगता है, जहाँ पे उसे गांव से कुछ रोशनी नज़र आती है। रमेश भागते हुए गांव की ओर आ जाता है। वो गांव का जो पहला घर दिखता है, उस पहले घर को वो खटखटाने लगता है। वो काफ़ी डरा हुआ था, उसके हाथ पैर काँप रहे थे और अंदर से एक बूढ़ा आदमी घर का दरवाज़ा खोल देता है। रमेश कुछ सोचे बिना उस घर के अंदर चला जाता है और डर के मारे एक कोने में छिप जाता है। रमेश जो वो काफ़ी डर चुका था। रमेश महल के अंदर था तभी उसको इतना डर नहीं लगा, लेकिन जिस तरीके से वो दुल्हन महल के छत के ऊपर ग्लास लेकर खड़ी थी, जिस तरीके से वो रमेश की ओर देख रही थी, यहाँ पे रमेश को दुल्हन का रियल लुक नज़र आया।
जिस वजह से रमेश जो वो काफ़ी डर गया। उस बूढ़े ने रमेश की ओर देखकर समझ लिया कि ये किस मुसीबत से बचकर आया है। वो रमेश को शांत करता है, रमेश से पूछता है कि तुम कौन हो और इतनी रात गए तुम डर के क्यों भाग रहे हो। तब रमेश उस बूढ़े को वो सच्चाई पूरी बता देता है। रमेश काफ़ी डरा होने की वजह से वो बूढ़ा उसे कुछ नहीं कहता। जैसे ही रमेश अपने होश में आ जाता है, वो उस बूढ़े से पूछता है कि क्या है वो कहानी, क्या है वो दुल्हन और क्या है इस गांव की कहानी। अब इसके आगे की कहानी पार्ट 2 में आएगी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा उस दुल्हन की असली कहानी, उस गांव की असली कहानी। क्या हुआ था उस दुल्हन के साथ, क्यों उसकी सुहागरात अधूरी रह गई थी। ये जानने के लिए आपको वीडियो के पार्ट 2 का इंतज़ार करना होगा। जितना आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उतनी ही जल्दी मैं इसके पार्ट 2 को अपलोड करूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मैं आपके लिए ऐसे ही हॉरर कहानियाँ लेता आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं पार्ट 2 में।